हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एरिथ्रोपोइसिस। जो एरिथ्रोपोइसिस है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फिजियोलॉजी के लिए, और ये बहुत सारे फॉर्म में पूछा जाता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये तीन तरीके से पूछा जाता है। या तो वो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह देगा, या फिर इसकी स्टेजेस, फैक्टर अफेक्टिंग और सेलिएंट फीचर्स। तो आज के इस टॉपिक में इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो एरिथ्रोपोइसिस है वो होता क्या है। तो एरिथ्रोपोइसिस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन के दौरान उसका ओरिजिन किस तरीके से हो रहा है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसका मैचुरेशन किस तरीके से हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। इन शॉर्ट आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो वो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एरिथ्रोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और मैचुरेशन हो रहा है। हम जानते हैं कि जब हमारा बर्थ होता है तो हम एक सिंगल जाइगोट की फॉर्म से हम पूरे बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जो एक ऐसे सेल्स जो कि पूरी बॉडी को फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। और यही सेल्स फॉर्मेशन करते हैं आरबीसी का। अब इसमें स्टेम सेल्स का पहले तो होता है डिफरेंशिएशन, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। फिर होता है मैचुरेशन, जिसके अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मैच्योर होते हैं। अब एक और पॉइंट, जो आरबीसी होता है ना, उनका लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज का। यानी कि 120 डेज के अंदर जो आरबीसी है उसकी डेथ होती है और उसकी को रिप्लेस करने के लिए एक नए आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन की बात करूं तो थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है, चाहे वो एम्ब्रियो हो, चाहे वो फीटल स्टेज हो, चाहे वो एक चाइल्ड की एट द बर्थ स्टेज हो, या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे हो, ओल्ड एज में हो। थ्रू आउट हिज लाइफ आरबीसी का प्रोडक्शन होता रहता है। तो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो भी अलग अलग जगह से होता है। अगर एम्ब्रियोनिक की स्टेज की मैं बात करूं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर सभी चीज़ों का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं यॉल्क सेक्स से जुड़ा हुआ होता है। तो आरबीसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर यॉल्क सेक्स से बनती है। जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो फीटस के अंदर लिवर और स्प्लीन ये जिम्मेदारी उठाती है और आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। और एडल्ट्स के अंदर जितनी भी फ्लैट बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स में बेसिकली क्या होता है कि बिफोर प्यूबर्टी आने से पहले लॉन्ग बोन्स भी पार्टिसिपेट करती है आरबीसी के प्रोडक्शन में। लेकिन आरबीसी का प्रोडक्शन उनके अंदर रेड बोन मैरो से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं मानता हूँ कि ये हमारी कोई लॉन्ग बोन है। अब इस लॉन्ग बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो है वो इस जगह प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे जो इंडिविजुअल है वो अपनी एज बढ़ती है उसकी, वैसे वैसे जो ये रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे जो एज है वो बढ़ेगी, जो येलो बोन मैरो है वो, मतलब रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट होगा। तो पहले थ्रू आउट द लॉन्ग बोन रेड बोन मैरो प्रेजेंट था जो कि आरबीसी बना रहा था। अब वो केवल छोटे छोटे एजेस में प्रेजेंट होगा और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा येलो बोन मैरो के द्वारा। और जैसे जैसे ये लाइफ प्रोसीड होगी एज, वैसे वैसे जो रेड बोन मैरो है कम्प्लीटली नहीं तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एडल्ट की स्टेज होती है ना, उस केस के अंदर जो बोन मैरो प्रोडक्शन है वो मोस्टली फ्लैट बोन्स करती है, लाइक स्टर्नम, पेल्विस, रिब्स एंड वर्टिब्री। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यॉर्क सैक आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहा था, फीटल स्टेज के अंदर लिवर एंड स्प्लीन इसका फॉर्मेशन कर रहे थे, और एडल्ट की स्टेज के अंदर हमारी जितनी भी फ्लैट बोन्स थी वो सब इसका प्रोडक्शन कर रही थी। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की। अगर मैं बात करूं आरबीसी प्रोडक्शन के फर्स्ट सेल की तो वो होता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब जो हेमेटोपोइटिक सेल्स है ये आरबीसी का प्रोडक्शन तो कर ही रही है, साथ ही साथ ये डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी करती है, और साथ में ये प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी करती है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेल ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन कौन है, तो वो है हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और ये पूरे ब्लड का फॉर्मेशन कर देती है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही इंक्लूडेड है। अब जो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है ये डिफरेंशिएट होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में, जो कि नेक्स्ट स्टेज है हमारे आरबीसी प्रोडक्शन में। अब जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे वो सभी टाइप के सेल्स बना लेते थे, लेकिन अब जो ये सेल्स है ये केवल आरबीसी बनाएंगे। अब इसके बाद आते हैं तीन नॉर्मोब्लास्ट। एक होगा अर्ली, एक होगा इंटरमीडिएट और एक होगा लेट। तो सबसे पहले कहां से हमने शुरू किया था? हमने शुरू किया था हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से, जो कि सभी टाइप की सेल्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। फिर वो कन्वर्ट हो गए प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। फिर हमारे पास आए तीन नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेटिकुलोसाइट्स में, और फाइनली हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन हो चुका है।
लेकिन अभी ये आरबीसी कैसी है, इमेच्योर है, इसीलिए हम इसे आरबीसी ना बोलकर क्या बोलेंगे, इमेच्योर आरबीसी। उसके बाद इसका मैच्योरेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है एक मैच्योर आरबीसी के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखी सभी स्टेजेस ऑफ आरबीसी, जहाँ पे फर्स्ट सेल थी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि सभी टाइप के सेल बना रही थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो कन्वर्ट होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, जो कि केवल आरबीसी बनाती है, और अब इससे आने वाली आगे सभी सेल्स आरबीसी का ही प्रोडक्शन करेगी। फिर आती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट सेल, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, नॉर्मोब्लास्ट है और रेटिकुलोसाइट है, फिर आरबीसी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ये तो कोई इसमें कोई ईजी ही है। अब इसमें ना हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम स्टेजेस में प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा। अब हम जानते हैं कि जो आरबीसी है ना, मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ना ही उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ न्यूक्लियस। लॉस ऑफ सेल ऑर्गेनल। अब जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है ना, वो स्पेरिकल थे, लेकिन जो हमारे आरबीसी है वो कैसे होते हैं, बाय कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। तो यहां पे आरबीसी का शेप भी चेंज होगा। साथ ही साथ आरबीसी के पास एक और चीज होती है जो नॉर्मल सेल्स के पास नहीं होती, हीमोग्लोबिन। तो यहां पे हीमोग्लोबिन का अक्यूमुलेशन भी होगा। और जो आरबीसी है वो नॉर्मल सेल की कंपैरिजन में छोटी होती है, तो यहाँ पे जो सेल का साइज है वो भी रिड्यूस होगा। तो जैसे जैसे हम इरिथ्रोपोइसिस की स्टेज में आगे बढ़ते हैं तो जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं वही देखने को मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मल सेल और आरबीसी के सेल में डिफरेंस होगा। हम जानते हैं कि आरबीसी का जो सेल होता है उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही सेल ऑर्गेनल होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल दोनों का ही लॉस हो जाएगा, यानी दोनों ही खत्म हो जाएंगे और आरबीसी के अंदर नहीं होंगे। जो आरबीसी का शेप होता है वो भी नॉर्मल सेल के कंपेयर में अलग होता है। नॉर्मल सेल का शेप स्पेरिकल होता है और आरबीसी का स्पेशलाइज्ड बाइकॉन्वेव होता है। और ये क्यों होता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और जो आरबीसी वो इजीली फोल्ड हो सके, ताकि वो कैपिलरीज के अंदर फंसे नहीं। और साथ में हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, तो उसका भी एक्यूमुलेशन होगा और साथ ही साथ सेल का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये सभी चेंजेस हमको ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो इस लेक्चर के नोट्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वहां से जाके इसके नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं इरिथ्रोपोइसिस प्रोडक्शन के लिए, और यही वो फैक्टर है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हाइपोक्सिया। देखो हाइपोक्सिया बेसिकली क्या करता है, देखो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, जो भी ऑर्गन्स है उस तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। अब आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर वो नहीं कर पा रही है, इसका मतलब या तो आरबीसी का नंबर कम है या फिर आरबीसी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो ये एक पोटेंट फैक्टर है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। देखो समझो बात को कि अगर ऑक्सीजन सही से डिलीवर नहीं हो पा रही जो कि आरबीसी का काम था, तो बॉडी क्या चाहेगी कि बॉडी के अंदर और आरबीसी बने, तो यहां पे इरिथ्रोपोइसिस का स्टिमुलेशन होगा। अब हाइपोक्सिया से मिलने वाले स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स करते हैं हमारे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और ये क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे, हमारे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये तो बात की हमने कि इसको स्टिमुलेट कौन करता है, लेकिन इसको अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं, उनमें अगर देखें तो कुछ हार्मोन्स का रोल होता है। एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन, जो कि किडनी से रिलीज होता है, और ये भी लो ऑक्सीजन लेवल्स यानी कि हाइपोक्सिया के ही अगेंस्ट एक स्टिमुलेंट है। तो जब हाइपोक्सिया का सिग्नल आएगा तब इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होगा। साथ ही साथ थायराइड हार्मोन जैसे कि थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। अगर न्यूट्रिएंट्स ही प्रॉपर नहीं हुए तो आरबीसी का कितने ही स्टिमुलेट कर लो प्रोडक्शन, आरबीसी मैच्योर और प्रॉपर फंक्शन नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ न्यूट्रिशन फैक्टर्स का भी एक रोल होता है, जहाँ पे आयरन और विटामिन। अब बताओ हीमोग्लोबिन में हमको पता है कि आयरन का कंपोनेंट होता है जो कि हीम वाला पार्ट होता है, तो आयरन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ विटामिन B12 जो कि उसके मैच्योरेशन, आरबीसी के मैच्योरेशन को अफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के जनरल फैक्टर में हमने कौन कौन से फैक्टर देखे। सबसे पहला देखा हमने स्टिमुलेंट्स, जो कि क्या क्या थे हमारे, एक तो था हाइपोक्सिया और दूसरा था HSC हेमेटोपोइक स्टेम सेल्स। दूसरा था हमारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या था, आयरन और विटामिन B12। जो हार्मोन थे उनके अंदर था थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और इरिथ्रोपोएटिन। थर्ड हमारा फैक्टर था जो कि था न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे विटामिन B12 और आयरन था। ये तो थे जनरल फैक्टर्स। और फिर आ जाते हैं मैचुरेशन फैक्टर। तो मैचुरेशन फैक्टर में भी विटामिन B12, फॉलिक एसिड और कासल एक्सट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी होते हैं। बेसिकली जो विटामिन B12 होता है ना, वो न्यूक्लियस का मतलब
जैसे जैसे जो आरबीसी के सेल है वो आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सिंथेसिस का और मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो ये इसका काम है मैचुरेशन कराना। और ये अगर इन केस एब्सेंट हुआ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हमको देखने को मिलता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वैसे ये काम की नहीं है आपके लिए, आप बस याद रखो कि ये इसके मैचुरेशन में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन, कॉपर और अमीनो एसिड्स ये तीनों एसेंशियल होते हैं। अमीनो देखो जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बना होता है? आयरन से और अमीनो एसिड से, यानी कि प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन वाला पार्ट होता है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था वो था फीडबैक मैकेनिज्म। देखो एक फीडबैक लूप चलता है, नेगेटिव फीडबैक लूप, जो कि इरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अगर आरबीसी की जरूरत है तो क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा? बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी कि अगर आरबीसी की कमी पड़ रही है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी, उसके अगेंस्ट जो बॉडी होगी वो इरिथ्रोपोइसिस करेगी। इनकेस ज़्यादा इरिथ्रोपोइसिस होती है तो ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाते हैं, तो फिर नेगेटिव फीडबैक देती है, जिससे कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से इरिथ्रोपोइसिस हमारी कंट्रोल होती है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो आरबीसी है ना, हर 120 डेज के अंदर रिप्लेस होती है, तो इसका क्या है? एक रैपिड टर्नओवर है। अब आरबीसी का नंबर कितना होता है? अराउंड 5.5 मिलियन। तो ये 5.5 मिलियन आरबीसी 128 के डेज के अंदर रिप्लेस होगी। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक रैपिड टर्नओवर है। अब यहाँ पे एक और सेलेंट फीचर है इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन, जहाँ पे कुछ फीचर जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हुए, इनका लॉस हो जाता है ताकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो सके। और क्योंकि आरबीसी प्रोडक्शन बोन मैरो में होती है तो बोन मैरो के माइक्रो एनवायरनमेंट की साइटोकाइन, ग्रोथ रिलीजिंग फैक्टर्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।